Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are good. So, today in your subject of social studies, we are discussing our chapter number 18, Indian National Movement. So, today we'll continue by studying about the role of Mohandas Karamchand Gandhi in the ongoing national movement. तो जब मोहनदास करमचंद गांधी इंडिया आते हैं 1915 में, वो अफ्रीका में होते हैं और 1915 में वो इंडिया आते हैं और गांधीयन फेज स्टार्ट होता है। गांधी जी ने हमेशा स्ट्रॉन्गली अनटचेबिलिटी के खिलाफ आवाज़ उठाई है, कास्ट सिस्टम के खिलाफ। अनटचेबिलिटी यानी कि जो लोगों का वो बरसों से बिलीफ होता था कि ब्राह्मण्स फॉर एग्ज़ाम्पल हम सुपीरियर हैं, और जो दलित्स होते हैं उनको वो इन्फीरियर मानते हैं। इनको कुछ लोगों को वो अभी भी अछूत मानते हैं, जैसे कि दलित्स है ना। तो इनके यहाँ ये जाते नहीं हैं, इनको ये अलाउ नहीं करते हैं सेम वेल से पानी लेना, या इनका टच भी ये बर्दाश्त नहीं करते हैं। यही होता है अनटचेबिलिटी। इनको ये अछूत मानते हैं कि इनके साथ ये बात भी नहीं करते हैं, और ये अभी भी ये दलित्स के साथ ऐसा ट्रीटमेंट होता है। इट मीन्स कि इनकी जो सोसाइटी है इंडिया में अभी भी ये चीज़ ख़त्म नहीं हुई है। अदरवाइज़ बहुत सारे रिफॉर्मर्स ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, जिनमें से गांधी भी एक थे। गांधी ने कास्ट सिस्टम के खिलाफ भी बोला कि ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट वी शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट, और लिक्वर कंजप्शन, शराब खाने वगैरह के खिलाफ भी वो हमेशा से थे। इन एडिशन उन्होंने हमेशा से जो ब्रिटेन ने यहाँ पे जुल्म किया इंडिया में, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। उन्होंने पूरा अपना रोल निभाया नेशनल मूवमेंट में। उन्होंने लोगों को सिखाया कि जो अहिंसा है या जो नॉन वायलेंस है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। गांधी का ये एक इम्पोर्टेंट टूल होता था हमेशा, एक्चुअली दो टूल्स, नॉन वायलेंस और सत्याग्रह। नॉन वायलेंस क्या होता है कि हमें आराम से पीसफुल मेथड्स से जो हमारा गोल है वो अचीव करना चाहिए। हमें वायलेंट नहीं होना चाहिए, खून खराबा नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ इन्होंने लोगों को सिखाई कि ये ह्यूमन मैनकाइंड का बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है। और इन्होंने एक मूवमेंट, इन्होंने बहुत सारी मूवमेंट्स यहाँ पे की। उनमें से एक फॉर एग्ज़ाम्पल थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। जो भी यहाँ पे नाइंसाफ़ी या जुल्म हो रहा था उसके खिलाफ पीसफुल तरीके से जो ये मूवमेंट लेड करते थे, उसको हम बोलते हैं सत्याग्रह। ये दो चीज़ें गांधी जी बहुत फॉलो करते थे। उसके बाद धीरे धीरे जब और नेशनलिज्म यहाँ पे ग्रो होने लगा इंडिया में, इंडिया के लोग अवेयर होने लगे अपने राइट्स के बारे में, अपने हकूक़ के बारे में। तो ऑन द अदर हैंड जो ब्रिटेन है वो रेस्टलेस हो रहा था। वो नई नई ट्रिक्स, नई नई पॉलिसीज़ बना रहा था कि वो कैसे इस ग्रोइंग नेशनलिज्म को कर्ब कर सके। बहुत सारे इंडियंस अरेस्ट हुए इसमें, बड़े बड़े लीडर्स अरेस्ट हुए इस ऑन गोइंग मूवमेंट में। कुछ को जेल्स में ये बंद कर दिया गया, कुछ को एग्जीक्यूट यानी कि फांसी दी गई। तो बहुत टॉर्चर होता था उस टाइम पे इंडियंस के साथ। तो इसके बाद ही जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था रौलाट एक्ट के खिलाफ जो इन्होंने प्रोटेस्ट किया जलियनवाला बाग अमृतसर में, वहाँ पे एक बहुत बड़ा मैसेकर हुआ। बैसाखी थी तब, अप्रैल 13 डेट था 1919। जलियनवाला बाग में thousands ऑफ इंडियंस असेंबल हुए, जहाँ पे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे किसके खिलाफ? रौलाट एक्ट के खिलाफ, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। तो thousands ऑफ इंडियंस वहाँ पे थे। ब्रिटेन के जो जनरल थे उनका नाम था जनरल डायर, और बहुत सारे सोल्जर्स थे उनके। उन्होंने ऐसे ही बुलेट्स उन पे चलाई, और क्राउड के पास कुछ आर्म्स नहीं थे, यानी कि वो अनआर्म्ड थे। अनआर्म्ड होता है उनके पास कोई गन बॉम्ब्स वगैरह नहीं थे। तो इस जलियनवाला बाग को हम मैसेकर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें thousands ऑफ डेथ्स हुई।
ठीक है, ये एक ब्रूटल मैसेकर कहलाता है क्योंकि ब्रूटली जनरल डायर ने फायरिंग करवाई सरेआम और उसमें थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस मर गए। और ये जो जलियनवाला बाग मैसेकर हुआ, इसके खिलाफ रविंद्रनाथ टैगोर जो कि बहुत ही मशहूर पोइट थे, उनको ब्रिटिश ने एक क्या बोलते हैं उसको, अवार्ड काइंड ऑफ दिया था जिसको हम नाइटहुड बोलते हैं। उन्होंने वो नाइटहुड रिनाउंस किया, यानी कि वो अवार्ड उन्होंने वापस कर दिया उनको एज अ प्रोटेस्ट कि जो हमारे लोग हैं आप इनको मार रहे हैं सरेआम, तो मैं एज अ प्रोटेस्ट ये नाइटहुड आपको वापस कर रहा हूँ। इसके बाद ही 1921 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होती है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से, इससे नाम से ही हमें पता चलता है कि जो यहाँ पे इंडियंस थे उन्होंने गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करना छोड़ दिया। ये गांधी की कॉल थी तब कि हमें गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट नहीं करना है किसी भी हाल में, यानी कि जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो रिनाउंस करने हैं, छोड़ने हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स नहीं जाते थे स्टूडेंट्स, जो भी वो करना चाहते थे वो स्वदेशी होना चाहिए, यानी कि अपने देश का, देश के कपड़े बनने चाहिए, कुछ भी फॉरेन नहीं। फॉरेन यहाँ पे मतलब है ब्रिटेन का, फॉरेन गुड्स नहीं, फॉरेन की कोई चीज़ नहीं। तो ये इसी का मतलब था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो लोगों ने अपनी जॉब्स छोड़ दी, गवर्नमेंट कॉलेज छोड़ दिए और बहुत सारे लोगों ने घर तक छोड़ दिए इस मूवमेंट के साथ कोऑपरेट करने के लिए। वो सड़कों पे होते थे, उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया धीरे धीरे आज़ादी हासिल करने के लिए। लेकिन ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को फिर एंड कर दिया गांधी ने। उसने कॉल दी, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि गांधी वॉज नॉन वायलेंट पर्सन। वो चाहते थे कि जो भी हम मूवमेंट करें वो नॉन वायलेंस के साथ हो, ना कि वायलेंटली हो। तो इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या होता है कि ये प्रोटेस्ट जो है ये वायलेंट हो जाता है धीरे धीरे, क्योंकि जो एंग्री लोग थे, गुस्से में थे बहुत, उन्होंने एक पुलिस स्टेशन भी जलाया और उस पुलिस स्टेशन में ऑलमोस्ट 22 पुलिसमैन की डेथ होती है। ये इंसिडेंट होता है चौरी चौरा में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और इसी इंसिडेंट की वजह से गांधी जी ने इस मोमेंट को एंड कर दिया, यानी कि कॉल ऑफ कर दिया कि ये मोमेंट अब हम कंटिन्यू नहीं करेंगे। और उन्होंने फिर स्टार्ट किया फास्ट अनटू डेथ। गांधी जी का ये एक और टूल होता था कि वो फास्ट करते थे, यानी कि वो भूखे रहते थे। जब तक वो बोलते थे कि जब तक आप हमारी डिमांड पूरी नहीं करेंगे तब तक मैं भूखा रहूँगा, और तब तक भूखा रहूँगा या तो मेरी मौत होगी या तो फिर आप मेरी डिमांड फुलफ़िल करेंगे। तो उसके बाद इसी पीरियड के दौरान ये जो गांधी जी ने कुछ नए एक काइंड ऑफ ये जो नई मूवमेंट्स स्टार्ट की, इस वजह से जो नेशनलिज्म था इंडिया में वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो होने लगा। और इसी टाइम पे फिर गांधी जी के जो यंग लीडर्स थे, और यहाँ पे जैसे जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सरोजनी नायडू थी, वो भी गांधी को फॉलो करने लगे। और भी कुछ लीडर्स थे जिन्होंने गांधी को देख के अपना रिच लाइफस्टाइल गिव अप किया और गांधी की तरह सिंपल लाइफ वो फॉलो करने लगे। सो दिस इज़ इट फॉर द डे। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।